अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना अदनान है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उर्दू का पेपर अटैम्प्ट किस तरह करते हैं, उर्दू के पेपर को अटैम्प्ट करते हुए राइटिंग का ख्याल कैसे रखना है। इसके अलावा वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि आपने ओवरऑल पेपर को किस तरह खूबसूरत करना है। एक एक करके बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है और उस क्वेश्चन को तैयार किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर ज़रूर जो है वो एग्जैक्ट आपका वही होना चाहिए जो क्वेश्चन आपके जो है पेपर के अंदर होगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन चेंज कर देंगे, यहाँ पे सवाल नंबर 5 है और वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली सवाल नंबर 4 पूछा था उसने नज़म का और आपने गलती से 5 लिख दिया है, तो जब एग्जामिनर नंबर लगा रहा होगा ना तो वो परेशान होगा, जिच होगा, तंग होगा। तो एग्जामिनर जितना तंग होगा वो आपके उतने ज़्यादा नंबर काटेगा। आपने एग्जामिनर को जितना हो सके फैसिलिटेट करना है ताकि वो आपका पेपर जल्दी चेक करे और वो इरिटेट ना हो। ख़ास तौर पे पेपर के अंदर आपने एक तरतीब के साथ चलना होता है। ये नहीं है कि आप शुरू से ही मजमून लिखना शुरू कर दो या शुरू में आप जो है वो लेंथी जो है वो पोर्शन उठा लो पेपर का। पूरे पेपर में जो सबसे शॉर्ट और सबसे कम नंबरों वाला सेक्शन होता है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेंथी पार्ट की तरफ जाते हैं। तो उर्दू के पेपर में जो सबसे छोटी चीज़ होती है वो होती है नज़म का खुलासा। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे ये खुलासा लिखा है, सबसे पहले मैंने हेडिंग दी है। अब यहाँ पे मैंने शायर का नाम नहीं लिखा, अक्सर बच्चे शायर का नाम लिखते हैं। तो जो क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन में उसने कहा होता है कि अख्तर शिराजी की नज़म बरसात का खुलासा लिखें, यानी कि वो पहले ही आपसे कह देता है कि शायर का नाम उसने पहले बता दिया और उसने नहीं कहा कि शायर का नाम बताएं। प्रॉपर यानी कि स्टाइल को आपने देख लें किस तरह मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है, आप भी इसी तरह कर सकते हैं। जब आप 2-3 बार नज़म को पढ़ते हैं और की बुक से 2-3 बार खुलासा देखते हैं तो आप इस तरह का एक खुलासा लिखने के काबिल हो जाते हैं। इजी खुलासा लिखते वक्त आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी, चीज़ों को रिपीट नहीं करना है और जो है जितना पूछा है उसने उतना ही लिखना है। लाइन्स 10 से 12 होनी चाहिए और जो है खुशखत करके लिखना है, साफ सुथरा करके। उसके बाद जो अगला सवाल आपका होता है वो ये वाला पेपर है, मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये मेरा 12th क्लास का पेपर है, तो ये उसी पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त जो है आपने क्वेश्चन नंबर बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ जिस तरह मैंने नज़म में लिखा था, सवाल नंबर 7, और हेडिंग दी है कि मैं लिखने क्या जा रहा हूँ। इसमें आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी बात जो है वो वाहिद मुतकल्लिम के अंदर हो रही हो, कि बहुत ज़्यादा आपने लेंथी नहीं लिखनी आप भी, यानी कि तकरीबन 2 से 3 पेजेस की होनी चाहिए, जैसे कि मैंने लिखी है यहाँ तक तकरीबन 3 पेजेस हैं। इसको तैयार कैसे करना है, आप कोई भी उर्दू की बुक यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने उर्दू की शरह सरमाया उर्दू जो है प्रोफेसर राव खालिद महमूद ने जो लिखी है वो वाली यूज़ की थी। और लिखते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, चाहे आप बीती है, मजमून है, खुलासा है, आपने एक बार जब स्टार्ट की है कोई लाइन या पैरा, तो ये नहीं है कि लिखते ही जाना है कि उसमें कोई जो है ना वक्फा ही ना आ रहा हो। तो वो चीज़ भी जो है बहुत इरिटेटिंग होती है और एग्जामिनर जो है वो मतलब आपका पूरे 3 सफ़े तो नहीं पढ़ेगा, उसके पास इतने सारे पेपर पड़े होते हैं। तो अगर आप पैराग्राफ बना के लिख दोगे ना, जिस तरह मैंने लिखा है यहाँ पे, एक पैरा बनाया है, फिर एक हवाला जो है ऐड कर दिया है मार्कर के साथ, इससे खूबसूरती भी बढ़ गई है और काफ़ी जगह भी आप देख सकते हैं अकोमोडेट हो गई है। और एग्जामिनर जब चेक कर रहा होगा, एक लाइन पढ़ेगा, ठीक है ये बच्चा लिख रहा है, फिर वो दूसरा पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ेगा, इस पैराग्राफ उर्दू तुर्की जुबान का लफ्ज़ है, इस तरह पढ़ेगा, उसको पता चल जाएगा कि इसको आता है। इस जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में आपकी राइटिंग ख़राब हो रही हो और समझ ना आ रहा हो कि आप क्या लिख रहे हो। तो जो लिखा हुआ है वो समझ आना चाहिए। हवाला एक मैंने यहाँ पे भी डाल दिया है, हवाले में आप शेर लिख सकते हैं, कोई कौल लिख सकते हैं, कुरानी आयत लिख सकते हैं। शेर जो भी आप हवाला ऐड करेंगे, चाहे आप तशरीह में ऐड कर रहे हैं या मजमून में ऐड कर रहे हैं या आप बीती में ऐड कर रहे हैं, हवाला उस चीज़ के मुताबिक होना चाहिए। जैसे अब उर्दू जुबान की आप बीती है तो ये हवाला उर्दू का शेर है। जैसे ये है, रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था, तो ये भी जो है उर्दू जुबान के मुतल्लिक है। अब अगर मैं बिल्कुल एक बार लिखता और लिखता ही जाता, ना हवाले ऐड करता, ना जो है मैं पैराग्राफ बनाता, तो शायद जो मैंने ये इतना कुछ लिखा है ये मैं सिर्फ यहाँ तक लिख पाता और मेरा टाइम ख़त्म हो जाता बीती लिखने का। और जब एक क्वेश्चन एंड हो रहा है वहाँ पे जिस तरह मैंने ये लाइन लगाई है, ये आप लगा के सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे जी एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इसके नंबर यहाँ ऐड कर दें और जो है वो अगला क्वेश्चन अब स्टार्ट होने लगा है। ये जो एक लाइन आ रही है, और ये लाइन साथ साथ नहीं लगाने के, जिस तरह आप पेपर सॉल्व कर रहे हो आप साथ साथ लाइनें भी लगाने लग जाओ। ये लाइनें जो है आपने बिल्कुल एंड पे जाके लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा पेपर में वो होता है सबक का खुलासा।
सबक का खुलासा 10 नंबरों का आता है और इसकी मार्क्स की जो है ना, अगर आप पेपर के अंदर देखो सेगमेंटेशन की होती है, 1+9 लिखा होता है, साथ मुसन्निफ का नाम पूछते हैं। अब मुसन्निफ का नाम लिखते वक्त कुछ बच्चे जो है गलती कर जाते हैं कि वो यहाँ शायर का नाम लिख देते हैं, वो बहुत बैड इंप्रेशन जाता है, उसका ख्याल रखना है आपने। मुसन्निफ का नाम लिखते वक्त जो है वो एग्जैक्ट बुक वाला नाम लिखना है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है मौलवी अब्दुल हक, अब यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते कि राणा अब्दुल हक, यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते अब्दुल हक साहब, यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि अब्दुल हक चौधरी अब्दुल हक। यहाँ पे आपने वही लिखना है जो एग्जैक्ट बुक के अंदर है। उसके बाद खुलासा जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो अब यहाँ पे फिर वही पुरानी बात आ जाती है कि ये देखेंगे मैंने एक पेज के ऊपर 2 पैरा बना दिए हैं। अब आप पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे, आपका पेपर खूबसूरत भी लगेगा, साफ भी लगेगा और चेकर को पढ़ते वक्त भी आसानी होगी, चेक करते वक्त भी आसानी होगी, इरिटेट नहीं होगा, तंग नहीं होगा, आपके नंबर नहीं काटेगा। अच्छा खैर, इसको रट्टा भी नहीं मारना। खुलासा सबक लिखने का तरीका यही होता है कि आपने सबक को 2-3 बार जब पढ़ लिया, आपको पता चल गया अच्छा सबक के अंदर ये चीज़ है, उसको फिर अपने अल्फाज में आपने लिख देना, यानी कि फुल हू बहू कॉपी कर देनी है लाइनें, नहीं लिखना अपने अल्फाज में, लेकिन पता होना चाहिए कि इस सबक के अंदर बात क्या हुई है। अब ये पैराग्राफ बना दिया मैंने, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने कोई हवाला नहीं लिखा, जिस तरह मैंने हवाला आप बीती में दिया या जिस तरह हम हवाला शेर की तशरीह या नज़म की तशरीह में देते हैं, इसमें मैंने कोई हवाला नहीं लिखा। ये सिंपली एक जो है वो खुलासा लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो 7 लाइनों के बाद पैराग्राफ, यहाँ पे फिर पैराग्राफ, यहाँ पे फिर पैराग्राफ, पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ्स बना के लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये चीज़ जो है, इसके नंबर तो नहीं है, बट अगर आप ये लिख दो कि ये कहाँ से इसको डिराइव किया गया है, ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है चेकर के ऊपर। जरूरी नहीं है आप ये लिखो या सबका याद करो, अगर आपके जहन में आ रहा है तो लिख दो, अगर नहीं आ रहा है या कच पक है तो प्लीज मत लिखो। चीज एंड पे करनी है। यहाँ पे मैंने ये लाइन छोड़ दी थी जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था और मैंने एंड पे आगे ये लाइन लगाई थी। तो ये चीज आपने खुलासा सबक का इस तरह लिखना है, तकरीबन 2 से 2.5 पेजेस के अंदर मैक्सिमम चीज़ें आ जाएं, कवर हो जाएं। जो जो चीज़ें आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं वो सारी आपने बयान कर देनी है। उसके बाद जो अगला सवाल हमारे पास आता है वो होता है इक्तबास की तशरीह। सबक का उन्वान, इस क्वेश्चन के 15 नंबर होते हैं, 15 नंबर। 2 नंबर होते हैं, 1 नंबर होता है सबक के उन्वान का, 1 नंबर होता है मुसन्निफ के नाम का, 3 नंबरों की होती है सियाको सबाक और 10 नंबरों की होती है तशरीह। तो आपने हर एक सेगमेंट को उतनी ही अहमियत देनी है जितनी उसकी औकात है। अब सबक का उन्वान यहाँ पे मैंने हेडिंग दी, मुसन्निफ का नाम हेडिंग दी और उसके बाद मैंने जो है वो मेहनत पसंद खिदमत मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। उसके बाद सियाको सबाक आता है। सियाको सबाक का मतलब, सियाक का मतलब इससे पहले क्या हुआ है, सबाक का मतलब इसके बाद क्या होता है। ये 3 नंबरों का होता है तो ये सिर्फ हाफ पेज पे आना चाहिए। ये 2 चीजों का ख्याल रखना है, दी गई इबारत से पहले क्या था और दी गई इबारत के बाद। अब दी गई इबारत से पहले को मैंने मार्कर से लिख दिया और दी गई इबारत के बाद को भी मार्कर से लिख दिया, ताकि एग्जामिनर जब चेक कर रहा हो तो उसको पता चल जाए कि ये सियाक क्या है और सबाक क्या है। बारी आती तशरीह की, जिसके 10 नंबर है। तशरीह में आपने पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि हर लाइन के अंदर, हर पैरा के अंदर, हर 2 लाइनों, हर 3 लाइनों के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है। वो चीज़ आपने जो है ना तशरीह की हेडिंग देनी है और लिखना स्टार्ट कर देना है। देखिए 7 लाइनों के बाद फौरन मैंने एक हवाला डाल दिया। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट ऐसी राइटिंग होनी चाहिए, बट ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ी जा सके। आप मार्कर का इस्तेमाल करें और हवाला दें। आपके हवाला जो है इधर दोनों साइडों से ये बराबर हो और स्पेसिंग जो है वो नॉर्मल हो। इस तरह जो है तशरीह आपकी तकरीबन कोई 1.5 से 2 सफ़े की होनी चाहिए। यहाँ पे मेरी जो है वो तकरीबन 2.5 सफ़े पे चली गई है। अगर मैं ये चीज़ें ना ऐड करता, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, तो फिर क्या होता कि मुझे सारा लिखना पड़ जाता, उसमें मेरा टाइम भी ज़ाया होता और खिचड़ी भी बनती। ये मैंने आयत लिखी है, अगर आपको अराब आते हैं तो आप लगाएं, नहीं तो अराब ना लगाएं। 15 में से आपके 13 नंबर तो कहीं भी नहीं गए, यानी कि सिर्फ 2 नंबर कटेंगे या 1.5 नंबर कटेगा। उसके बाद जो अगला सवाल होता है आपके पास, बेसिकली ये क्वेश्चन 2 होता है, बट मैंने इसको यहाँ सॉल्व किया है क्योंकि मैं इससे पहले वो सवाल करना चाह रहा था जिनको मैं जल्दी सॉल्व करना चाह रहा था। नज़म का खुलासा भी लिख लिया, 5 नंबर मेरे यहाँ से सिक्योर हो गए और ये आप भी थी के 10 नंबर हो गए, 10 नंबर खुलासे के हो गए, ठीक है। और ये 15 नंबर इक्तबास की तशरीह के हो गए। ये सारे नंबर मैंने समेट लिए हैं। अब मेरे वो चीज़ें आ रही हैं जो टाइम रिक्वायरिंग है, जिस तरह 3 इशार होते हैं इसके, उन पे टाइम लगता है तशरीह करते वक्त। इसके लिए मैं जो है बेसिकली ये कट वाली मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कट वाली मार्कर से आप जो है वो ये क्वेश्चन इस तरह का लिख सकते हो अगर आपको यूज़ करनी आती है। 605 भी होती है, 604 भी होती है, इससे मोटा कट भी होता है। वो अगर आपको यूज़ करनी आती है तो ठीक है, नहीं तो अपनी जो है पेपर ख़राब ना करें। अगर आपको यूज़ नहीं करनी आती है आप वो सिंपल गोल नोक वाली भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर होते हैं, उनकी तकसीम इस तरह से होती है कि शायर का नाम जो होता है उसका 1 नंबर होता है,
फिर जो है बाकी 3 शेर दिए होते हैं अमूमन एफएससी में, तो वो हर शेर के 3 नंबर होते हैं। आपने मैक्सिमम एक गज़ल का जो एक शेर है उसकी तशरीह मैक्सिमम 2 सफ़ों पे, जिस तरह मैंने किया है, ये 1 सफ़ा और ये 1 सफ़ा, 2 सफ़े, और मिनिमम आपने ना मिनिमम यानी उससे कम की गुंजाइश नहीं है, वो है 1 सफ़ा। ये सारी जो है ना आपकी प्रैक्टिस से होता है। अगर आपने पूरा साल इसी तरह तशरीह किया 2-2 सफ़ों पे, तो आप जो है ना एनुअल में ऐसे कर लोगे। बट अगर सारा साल आपने एक पेज पे तशरीह की है और आप एनुअल में 2 पेजेस पे तशरीह करने बैठ जाते हो, तो वो गलत है। वही करते वक्त ये मैंने थोड़ा सा शेर लिख दिया है, बाग वो दश्त जुनून था, कि आगे मैंने डॉट लगा दिया है। इसको लिखने की क्या वजह है कि मैंने शेर 1 भी लिख दिया है, लेकिन मैंने फिर शेर भी लिख दिया है। अब ये नहीं है, आप 1 लिख के भी स्टार्ट कर सकते हो तशरीह, बट इसको लिखने का फ़ायदा ये होता है, एग्जामिनर का टाइम बचा लेते हो कि उसको अलग से उठा के ऐसे पेपर उठा के नहीं देखना पड़ता, अच्छा क्वेश्चन 2 का शेर नंबर 1 ये है, फिर वो चेक करे। तो आपने एक किस्म का उसको फैसिलिटेट किया है। तशरीह की पहली 2 लाइनें आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरे शेर का मफहूम लिख दिया है। देन तशरीह में आप जो है आगे लिखते हो कि किस तरह वो शेर के अंदर शायर ने क्या बात की है। यहाँ भी हवाला है, यहाँ भी हवाला है, मैंने 3 हवाले ऐड कर दिए हैं। आपकी मर्जी, आपने 2 करने हैं या 3 करने हैं, बट एटलीस्ट एक ज़रूर होना चाहिए। हवाले के शेर जो है वो आपके उसके मुताबिक होने चाहिए जो आप लिख रहे हैं। जो शेर नंबर 2 मैंने यहाँ 2 लिख दिया, शेर लिखा थोड़ा सा, तशरीह स्टार्ट की, 5 से 7 रहने और हवाला ऐड कर दिया। आप किसी भी की बुक में दिए होते हैं। दैन ये देखें, ये मैंने 2 सफ़ों पे लिखी है। तशरीह में तकरीबन 3 हवाले दे रहा हूँ। इससे एक तो मेरा तशरीह खूबसूरत लग रही है, दूसरा मेरी जगह अकोमोडेट हो रही है, तीसरा मेरे पैराग्राफ खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। चाहे नज़म के अशार, तशरीह स्टार्ट करते हैं आप, जो नज़म के अशार थे उनको पहले उसका मफहूम लिखा हुआ है, देन मैंने तशरीह स्टार्ट की है। और आप एक चीज़ नोट करें कि मैं हवाला ऐड करता जा रहा हूँ हर पेज पे, वो कलरफुल और इतना प्यारा पेपर लग रहा है उसकी वजह से। अब देखें, ये देखें, अब एक कॉल ऐड कर दिया, एक शेर ऐड कर दिया, यहाँ पे एक फिर शेर ऐड कर दिया। अब नज़म के एक एक शेर को उठा के आपने एक एक पैरा और एक एक हवाला देते जाना है। एक एक मिसरा उठाया, एक पैरा लिखा, एक हवाला ऐड किया, एक पैरा लिखा, एक हवाला ऐड किया, एक पैरा लिखा, एक पैरा लिखा, हवाला ऐड किया। और जो है वो सेगमेंटेशन करनी है, इस चीज़ को ना भूल जाना। आपने थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है और एंड पे अगर आपके पास टाइम बच गया तो आपने लाइन लगानी है, अदरवाइज आपकी खुद ब खुद ये सेगमेंटेशन हो जाएगी। एंड आपका जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पेपर ऑफ उर्दू फॉर एफएससी पार्ट 2 जो है वो मजमून है। 20 नंबर होते हैं, मैक्सिमम नंबरों का सवाल है। इसके लिए आपने तकरीबन 30 से 50 मिनट एंड पे बचाने हैं जो आपने मजमून पे लगाने हैं, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर हैं। इसके पिछले जितने पार्ट्स थे उनके किसी के 5 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 15 हैं। इसके मैक्सिमम नंबर है 20 नंबर। तो आपने मजमून के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है। मजमून आपका जो है वो बिल्कुल एंड पे आए, बाकी सारा पेपर आपने पहले सॉल्व कर लेना है। ख़ास तौर पे जो छोटे सवाल हैं जो जल्दी सॉल्व हो सकते हैं उनको शुरू में कर लेना है, मजमून को एंड पे। अब एक शेर था जो हम लोग हर मजमून से पहले लिखा करते थे। कुछ असाज़ा कहते हैं कि ये लिखना गलत बात है, ये नहीं लिखना चाहिए, बट फिर भी हम लोग हर मजमून से पहले ये शेर लग सकता है। दुरे मजमून को यूं गूंद ले, ऐ शाद मुश्किल है, सलीका इंतहा का चाहिए मोती पिरोने में। शुरू में आपने टॉपिक का तारुफ कराना है, मौजू की वुसअत के बारे में बताना है, मौजू की अहमियत के बारे में बताना है, मौजू को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं वो बताना है एक पैराग्राफ में। आपका हर पेज जो है वो हवालों से भरा हुआ हो, एक हवाला ज़रूर हो, नहीं तो 2 हो। हवाले ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अगर हवाले नहीं होंगे तो आपको मजमून 20 नंबरों का लिखने में आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तकरीबन आपका जो है ना ये 6 से 7 पेजेस का मजमून होना चाहिए। और जो है इसके अंदर हवाले लिखेंगे आप तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका पेपर खूबसूरत भी लगेगा। मजमून को आपने खूबसूरत करके लिखना है मुफस्सल तरीके के साथ, और जो है मजमून के अंदर तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की वजाहत करनी है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ कि आपने अपने पेपर को खूबसूरत किस तरह बनाना है। सबसे पहली चीज़ है आपकी खुशखती, कि आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो आपकी शुरू से लेके एंड तक आपकी जो राइटिंग है वो एक जैसी हो और प्यारी हो, और जो है वो पढ़ी जा सके। जिस तरह ये है, शुरू से लेके एंड तक एक जैसी राइटिंग है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है कि आपने वक्त का ख्याल रखना है कि आपने कौन सा जो पार्ट है वो कितने टाइम में रख के करना है, कौन सा हिस्सा आपने कितनी देर में करना है। एक घड़ी साथ लेके बैठे पेपर करते वक्त, और जो है
आपको पता होना चाहिए कितनी देर में मैंने तशरीह करनी है, इतनी देर में मैंने जो है वो इक़्तिबास की तशरीह, इतनी देर में गज़ल की तशरीह। दूसरी बात यह है कि आपने मार्कर का इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मार्कर, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप मार्कर का इस्तेमाल करेंगे, प्लस आप जो है वो हवाला जात जो है वो याद करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पेपर के अंदर जो है वो हवाला जात हों, हवाला जात में अशार भी हो सकते हैं, कौल भी हो सकते हैं, और जो है वो आयात भी हो सकती हैं, अहादीस भी हो सकती हैं। आपने चीज़ों को दोहराना नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को दोहराना नहीं है कि आप एक ही शेर को बार बार लिख दो या को बार बार रिपीट करते हो अपनी तशरीह में, कि एक पैराग्राफ में आप जो चीज़ लिखते हो अगले पैराग्राफ में फिर वही चीज़ लिखी हुई है। इस तरह नहीं करना आपने। अगर आपको तशरीह नहीं आती पेपर की, अगर लेट्स सपोज कोई ऐसा मुश्किल शेर आ गया जिसकी तशरीह आपको नहीं आती, तो आपने एक हवाले का शेर लिखना है और उस हवाले के शेर को जो है ना आगे एक्सप्लेन कर देना है। उस अपने टू द पॉइंट बात करनी है, मौजू से नहीं हटना। जिस मौजू पे आप बात कर रहे हैं उसके जो आपसे जितना पूछा जा रहा है आपने उतना ही लिखना है, मौजू के मुताबिक बात करनी है। ये नहीं कि आप मौजू से हट के जो है चवले मारने लग जाएं, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। आपने जो है वो पेपर लिखते वक्त अपना जो है वो जगह का ख्याल रखना है। जगह का ख्याल का क्या मुराद है कि आपने कितनी जगह पे क्या चीज़ लिखनी है। इसके साथ ही मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी जो है वो राइटिंग इम्प्रूव करें, चीज़ों को देख देख के लिखें, उर्दू में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक मुझे भी कामयाबियाँ दे और आपको भी कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।